गुड इवनिंग साथियों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गेनोलॉजिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें से पहला क्वेश्चन है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी में होता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को फोलिक एसिड की कमी है तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए है इसोफेजियल एट्रेसिया, ऑप्शन बी है स्पाइना बाइफिडा, ऑप्शन सी है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया और ऑप्शन डी है एट्रोफी ऑफ ब्लैडर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है इसोफेजियल एट्रेसिया, स्पाइना बाइफिडा और डायफ्रैग्मेटिक हर्निया या फिर एट्रोफी ऑफ ब्लैडर। फोलिक एसिड की कमी से ना आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं। आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट खिलाते हैं ना प्रेग्नेंट लेडीज को। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उससे आयरन की डिफिशियंसी ना हो, है ना। तो आयरन डिफिशियंसी से क्या होता है? स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा ना हो इसके लिए क्या कराते हैं? आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट खिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटो एसिडोसिस किसकी कमी से होता है? कीटो एसिडोसिस क्या? कीटो एसिडोसिस किसकी कमी से होता है बताइए? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है फैट या ऑप्शन डी है मिनरल्स। कीटो एसिडोसिस किसकी कमी से होता है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर मिनरल्स। इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? कीटो एसिडोसिस किसकी कमी से होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर मिनरल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस कमी से होगा? कार्बोहाइड्रेट कमी से। किसकी कमी से? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कम होगा क्या होगा? शरीर में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है? कीटोन बॉडीज रिलीज होती हैं। तो कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? वो एसिडोसिस कराती हैं। तो क्या होगा? कीटो एसिडोसिस किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट CST कहलाता है। बताइए, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस होता है स्ट्रेस टेस्ट, CST क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है, ऑप्शन बी है स्ट्रेस टेस्ट है, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या कहलाता है? ऑक्सीजन चैलेंज टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट CST क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रेगनेंसी में अबॉर्शन ना हो उसको रोकने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है HCG या ऑप्शन डी है वुमेन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो बताइए, कौन सा हार्मोन होता है जो कि ब्लीडिंग को रोकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखता है? एस्ट्रोजन। बताइए ऑप्शन क्या होगा? एस्ट्रोजन होगा? नहीं होगा, है ना। प्रोजेस्टेरोन होगा। प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन तो नहीं होगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। HCG क्या होता है? HCG को प्लेसेंटा रिलीज करता है, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है। प्रोजेस्टेरोन करता है ये कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन करता है कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CST टेस्ट का उपयोग होता है। CST टेस्ट क्यों करते हैं बताइए? ऑप्शन ए है फीटल हार्ट रेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नापना, ऑप्शन बी है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी को बनाए रखना, ऑप्शन सी है मैटरनल वेलबींग को बनाए रखना, ऑप्शन डी है सभी। बताइए, CST कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्यों करते हैं? एक टेस्ट करते हैं फीटल की हार्ट रेट को चेक करना, ठीक है। फीटल हार्ट रेट चेक करना कब?
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय फीटल की हार्ट रेट चेक करना क्या कहलाता है? CHT टेस्ट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फीटल हार्ट रेट चेक करना कब? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय फीटल हार्ट रेट चेक करना कहलाता है CHT टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। डिलीवरी के समय अम्बिलिकल कॉर्ड को कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्लैंप करते हैं? तो ऑप्शन ए है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स, ऑप्शन बी है कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स, ऑप्शन सी है लॉन्ग स्टेट हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स, ऑप्शन डी है सभी। बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? एलिस टिश्यू फोर्सेप्स या कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स या लॉन्ग स्टेट हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स या फिर सभी। तो इसमें उपयोग किया जाता है कौन सा है? ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स। कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स जो होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है? बताइए, ऑप्शन ए है 100 से 200 ml, ऑप्शन बी है 150 ml से 200 ml, ऑप्शन सी है 300 ml से 400 ml, ऑप्शन डी है 200 से 250 ml। बताइए, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है? तो होगा कितना होगा? बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 300 से 400 ml। कितना होगा? 300 to 400 ml ऑफ ब्लड लॉस होगा इसमें नॉर्मल डिलीवरी में। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है गर्भाशय का अपने पुनः स्थिति में नहीं आने को कहते हैं। बताइए, डिलीवरी के बाद जो यूट्रस है वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है, उसको कहते हैं। ऑप्शन ए है इन्वोल्यूशन, ऑप्शन बी है सब इन्वोल्यूशन, ऑप्शन सी है प्रसवोत्तर और ऑप्शन डी है रिट्रैक्शन। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? गर्भाशय का अपने पुनः स्थिति में नहीं आना डिलीवरी के बाद, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सब इन्वर्जन। क्या होगा? सब इन्वर्जन। ठीक है, गर्भाशय अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आता है, उसको बोलते हैं सब इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लूरल सेप्सिस का सामान्य कारण है। ऑप्शन ए है एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी है मायोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी है एंडोपेरामाइटिस और ऑप्शन डी है सभी। परपेरल सेप्सिस का सामान्य अर्थ है। परपेरल सेप्सिस किस कारण से होता है? ऑप्शन है एंडोमेट्राइटिस और मायोमेट्राइटिस, एंडोपेराइटिस और उपरोक्त सभी। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? एंडोमेट्राइटिस का सही आंसर क्या होगा? परपेरल सेप्सिस का अर्थ है मायोमेट्राइटिस। क्या होगा? मायोमेट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टपार्टम स्टेज के बाद कौन सी दवा दूध को बढ़ाने के लिए दी जाती है? डिलीवरी होने के बाद मदर मिल्क को प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है लेवोनोर्गेस्ट्रल, ऑप्शन सी है ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए, कौन सी दवा होती है जो मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा करती है? ऑक्सीटोसिन, लेवोनोर्गेस्ट्रल, ब्रोमोक्रिप्टिन या उपरोक्त सभी। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पोस्टपार्टम स्टेज में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? ऑक्सीटोसिन, लेवोनोर्गेस्ट्रल, ब्रोमोक्रिप्टिन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है ब्रोमोक्रिप्टेन। ब्रोमोक्रिप्टेन मेडिसिन पोस्टपार्टम स्टेज में मिल्क प्रोडक्शन को, मदर में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर की कौन सी स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज कहते हैं? लेबर की ऐसी कौन सी स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज में कौन सी स्टेज है जिसको ऑब्जर्वेशन स्टेज कहेंगे? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट है, दूसरा ऑप्शन बी है सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी है थर्ड स्टेज और ऑप्शन डी है फोर्थ स्टेज। बताइए कौन सी स्टेज को ऑब्जर्वेशन स्टेज कहेंगे? फर्स्ट स्टेज को, सेकंड को, थर्ड को या फिर फोर्थ को? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? बताइए सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा फोर्थ स्टेज। कौन सी स्टेज रहेगी? फोर्थ स्टेज को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीगल एक्सरसाइज उपयोगी है? ऑप्शन ए है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है पेल्विक मसल की प्रोसिडेंसिया को मजबूत करने के लिए, ऑप्शन सी है डिस्मेनोरिया को रोकने, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कीगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती है? बताइए कीगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती है? इसका ऑप्शन, कीगल एक्सरसाइज किस करते हैं? ऑप्शन है रक्त प्रवाह को रोकने या पेल्विक मसल को मजबूत करने या फिर डिस्मेनोरिया को रोकने या उपरोक्त में से कुछ कोई नहीं। बताइए। तो कीगल एक्सरसाइज करते हैं मसल्स की मजबूती के लिए। ठीक है। जो पेल्विक फ्लोर मसल होती हैं उन मसल को मजबूत करने के लिए किया जाता है कीगल एक्सरसाइज। ठीक है। पेल्विक मसल जो होती है उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है कीगल एक्सरसाइज। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। कौन सा? बी। पेल्विक मसल की प्रोसिडेंसिया को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? कीगल एक्सरसाइज। असल में कीगल एक्सरसाइज मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। यह पेल्विक मसल की मजबूती के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का कारण है? मदर का जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है वह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है बेबी का दूध कम पीना, जो बच्चा है वो दूध कम पी रहा है। सेकंड है मदर मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होना। ऑप्शन सी है जो लैक्टेशन डक्ट है, जैसे दूध स्त्राव जो डक्ट हैं उनमें दूध का जम जाना। सही है, बच्चे दूध कम पीता है और मदर मिल्क ज़्यादा बनता है, या लैक्टेशन डक्ट है उनमें मिल्क जम जाता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का किस कारण होता है? बेबी का दूध कम पीना है, मदर मिल्क ज़्यादा बनना है, या लैक्टेशन डक्ट में दूध का जमना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इनमें से कुछ भी होता है तो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर है मैटरनल, एमआर मतलब एमआर क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट एमएमआर क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है मैटरनल मोर्टालिटी एमएमआर 1 लाख जीवित बच्चों पर, 1 लाख लाइव चाइल्ड पर मृत्यु दर, मदर की मृत्यु दर। ऑप्शन बी है मैटरनल रेट है 10,000 जीवित बच्चों पर या 10,000 लाइव चाइल्ड पर मदर की डेथ। ऑप्शन सी है मैटरनल मृत्यु दर 1,000 जीवित बच्चों पर, है ना, 1,000 लाइव 1,000 लाइव चाइल्ड पर मैटरनल मोर्टेलिटी, या फिर 100 जीवित बच्चों पर मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें करते हैं जीवित बच्चों की संख्या पर, है ना, पर लाख, कितना? 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी मदर का डेथ हुआ है उसको बोलते हैं एमएमआर। ठीक है। अगर 1 लाख जीवित बच्चे हैं उनमें से कितनी मदर का डेथ हुआ है उसको देखते हैं, क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नंबर याद रखना, कितना? 1 लाख ऑफ चाइल्ड लाइव बर्थ। ठीक है। 1 लाख लाइव चाइल्ड। ठीक है। लाइव बर्थ
1 लाख लाइव बर्थ, 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी मृत्यु दर हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्मेनोरिया है। डिस्मेनोरिया का होता है पेनफुल ब्लीडिंग होना, है ना। ठीक है। ये क्या होता है? ऑप्शन ए है ओवुलेशन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन का कम हो जाना, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन का बढ़ जाना, और ऑप्शन डी है एपिथेलियम का स्त्राव होना, है ना, सेक्रेटरी एपिथेलियम। बताइए डिस्मेनोरिया का क्या होता है? इसमें क्या होता है? डिस्मेनोरिया में प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होगा तो क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो है डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन एपिथेलियम को, है ना, क्या हुआ? एंडोमेट्रियम को बना रखता है। अगर इसका लेवल कम हो जाए क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। इस कारण क्या होगा? डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासेंटल डिलीवरी होती है। प्लासेंटा होता है बच्चे के बर्थ के बाद प्लासेंटा होता है, उसकी डिलीवरी वो कब बाहर आता है? ऑप्शन ए है 45 मिनट, ऑप्शन बी है 30 मिनट, ऑप्शन ए है 15 मिनट, ऑप्शन बी है 30 मिनट, ऑप्शन सी है 45 मिनट और ऑप्शन डी है 60 मिनट। बताइए प्लासेंटा की डिलीवरी कब होती है? 15 मिनट, 30 मिनट, 45 या फिर 60 मिनट। प्लासेंटा होता है बच्चे के बर्थ के बाद प्लासेंटा, है ना, वो लगभग कितना 30 मिनट में, कितने मिनट में? 30 मिनट में बाहर आ जाता है। ठीक है। प्लासेंटा कितने मिनट में आता है बाहर? प्लासेंटा लगभग 30 मिनट में बाहर जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं प्लासेंटल डिलीवरी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएच के क्या कारण हैं? पीपीएच मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना। ठीक है ना, उसका नहीं रुकता है। डिलीवरी के बाद 1000 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाना क्या कहलाता है? पीपीएच। वह किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है एटोनिक यूट्रस, ऑप्शन बी है ट्रॉमा, ऑप्शन सी है ब्लड डिसऑर्डर है, कोई, है ना, क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, या फिर ऑल ऑफ अबोव। ऑप्शन डी है इनमें से सब ओपन के सभी। बताइए पीपीएच के क्या कारण होते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना, डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं पीपीएच। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? एटोनिक यूट्रस या ट्रॉमा या फिर ब्लड डिसऑर्डर, या, है ना, जैसे क्लॉटिंग डिसीज हो कुछ, या ऑल ऑफ अबव। तो पीपीएच होने के कारण सारे इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, है ना। एटोनिक यूट्रस होता है अगर जो यूट्रस है ना, बच्चे डिलीवरी होने के बाद अगर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो प्लेसेंटल साइट है, जहाँ प्लेसेंटा यूट्रस है या प्लेसेंटा चिपका था, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यूट्रस में, तो प्लेसेंटल साइट से क्या होगा? ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इसका ऑप्शन, है ना, ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी। तो इसका ये ऑप्शन भी है। कोई ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, तब भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या क्लॉटिंग प्रॉब्लम कुछ, है ना, मान लो उसका जो पेशेंट है ना, मरीज है, उसको में कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, उस वजह से भी पीपीएच हो सकता है। तो इसका ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है। निम्न में से परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, है ना, परमानेंट वाला कौन सा होता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट है कंडोम, ऑप्शन बी है ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, और ऑप्शन सी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन डी है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? परमानेंट पूछा है, ठीक है ना, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। परमानेंट कौन सा होता है? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी हो गई? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है,
इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट ट्यूबरक्लोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? जो मदर मिल्क होता है कोलेस्ट्रम, पहला मिल्क जो होता है कोलेस्ट्रम, उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? बताइए। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? ऑप्शन ए है IgM, ऑप्शन बी है IgA, ऑप्शन सी है IgG और ऑप्शन डी है IgD। बताइए, ब्रेस्ट मिल्क में, है ना, इसमें मदर मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? सही आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होता है? IgA। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोचिया रूब्रा किस रंग का होता है? लोचिया रूब्रा किस रंग का होता है? ऑप्शन ए लाल, ठीक है, रेड, वाइट, येलो और पिंक। बताइए, लाल, सफ़ेद, पीला और गुलाबी, लोचिया रूब्रा किस रंग का होता है? रूब्रा मीन्स, बताइए किस रंग का होता है? लोचिया रूब्रा किस रंग का होता है? लाल रंग का। किस रंग का होता है? ऑप्शन ए, किस रंग का? लाल रंग का, है ना। ये दो चीज होती हैं, 3 कलर का होता है, ठीक है, 3 होता है। एक हो गया सिरोसा हो गया, एक हो गया कौन सा? लोचिया रूब्रा, रेड कलर का हो गया, है ना। एक होता है लोचिया सिरोसा, कौन सा होता है? सिरोसा होता है, ठीक है। ये लाइट कलर का हो गया, लाइट, है ना, लाइट पिंक, ठीक है। एक होता है हलवा, ये कौन सा कलर का होता है? बताइए। ये और लाइट, ठीक है, किस कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। रूब्रा रेड होता है, सिरोसा लाइट पिंक होता है, ठीक है, और हलवा होता है येलोइश कलर का, है ना। लोचिया रूब्रा, लोचिया सिरोसा लाइट पिंक और लोचिया हलवा येलो, ठीक है। रेड, पिंक, येलो, ये 3 कलर होते हैं। कब होते हैं? डिलीवरी के बाद, ठीक है ना। ऐसे ये रूब्रा होता है, रूब्रा होता है वो 4-5 दिन तक होता है ना, 4 से 5 डे होता है और कम, है ना। 3 से 4 दिन हो गया रूब्रा, फिर हो गया सिरोसा, ठीक है, फिर हो गया हलवा, ठीक है, ठीक है, समझे। रूब्रा, हलवा और सिरोसा, शुरू के 3-4 दिन रहेगा रूब्रा, फिर रहेगा सिरोसा, फिर रहेगा हलवा। कलर समझ में आया? रूब्रा का होता है लाल, सिरोसा का होता है ये मतलब ब्राउनिश या फिर लाइट पिंक, हलवा का होता है येलो, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑम्फेलाइटिस। ऑम्फेलाइटिस क्या है? ऑम्फेलाइटिस क्या है? ऑप्शन ए है एब्डोमिनल सेप्सिस, ऑप्शन बी है पेरिटोनियल सेप्सिस, ऑप्शन सी है प्लेसेंटल सेप्सिस या ऑप्शन डी है अम्बिलिकस सेप्सिस। बताइए, ऑम्फेलाइटिस क्या कहलाता है? ऑम्फेलाइटिस होता है ना, न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसके क्या होता है? अम्बिलिकस या उसके सराउंडिंग में जो सेप्सिस होता है, ठीक है। सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन, ठीक है ना। अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस में और उसके आसपास में क्या हो जाना? सेप्सिस, इन्फेक्शन हो जाना, क्या कहलाता है? ऑम्फेलाइटिस होता है, ठीक है। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद वजाइनल डिस्चार्ज को बोलते हैं। प्रसव के बाद जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी है लोचिया, ऑप्शन सी है हेमाचूरिया, ऑप्शन डी है पायूरिया। तो बताइए, प्रसव के बाद वजाइनल डिस्चार्ज,
बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या लोकिया या हिमेचूरिया या फिर पायरिया। तो इसका सेंस कौन सा होगा, वजाइनल डिस्चार्ज के बाद होता है, क्या होता है, उसको बोलते हैं क्या, लोकिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोचिया। एक प्रकार बनना कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन सा, रूब्रा, श्रोसा और अल्वा। ठीक है ना, रेड, स्लाइट पिंक और येलो। ठीक है, ऐसा है क्या होता है, रिसर्च किस बोलते हैं, लोचिया को। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मल साइकिल होती है ना, मासिक चक्र होता है जो हर महीने आता है, ये तो डिलीवरी के बाद तो नहीं होता है। हिमेचूरिया क्या होता है, ब्लड का होना, ब्लड इन यूरिन है ना, पेशाब कर रहे हैं उसमें यूरिन आ रहा है। पायरिया का क्या होता है, पायरिया पस या फिर पस या WBC सेल होना, WBC सेल है ना, इसमें होना इन यूरिन। ठीक है, पस या WBC सेल होना यूरिन में, क्या होता है, पायरिया। हिमेचूरिया क्या होता है, ब्लड, यूरिन में ब्लड होना। ठीक है, लोचिया क्या होता है, नॉर्मल ब्लड डिस्चार्ज होता है डिलीवरी के बाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकिया श्रोसा की अवधि है, बताइए। लोचिया श्रोसा क्या होता है, यह डिलीवरी के बाद होने वाला नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है। ठीक है, किस कलर का होता है, ठीक है, किस कलर का होता है लोचिया श्रोसा, यह लाइट पिंक कलर का होता है। और कितने दिन तक होता है, बताइए, कब से कब होता है, ये होता है कब, 5 से 9 दिन तक चलता है। ठीक है, लोचिया श्रोसा कब तक होता है, 5 से 9 दिन तक का होता है। कैसा होता है, लाइट पिंक कलर होता है और 5 to 9 डेज, 5 से 9 दिन का ये होता है। ठीक है, ऐसा 5 से 9 दिन का होता है। ठीक है, और 10 से 15 दिन कौन सा चलता है, लोचिया अल्बा। ठीक है, ऐसा है, लोचिया अल्बा कैसा होता है, येलो कलर का, येलो मतलब पीला, पीला होता है, ये लाइट कलर का होता है, पिंक गुलाबी कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR मीन्स अभी पढ़ा था मैंने, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है ना, MMR का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, मुख्य कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मेन रीजन क्या है। ऑप्शन ए है एक्लेम्सिया, ऑप्शन बी है प्रीटर्म लीवर, ऑप्शन सी है ब्लीडिंग या ऑप्शन डी है इन्फेक्शन। तो बताइए इसका रीजन कौन सा होगा, MMR का मेन रीजन क्या है, एक्लेम्सिया, प्रीटर्म लीवर, ब्लीडिंग या फिर इन्फेक्शन। बताइए सही क्या होगा, MMR का मेन रीजन है क्या होना, ब्लीडिंग होना। ठीक है, ब्लीडिंग होना मतलब PPH होना, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग। ठीक है, वह मेन रीजन किसका है, MMR का। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मेन रीजन क्या है, PPH ब्लीडिंग है। ठीक है, MMR क्या होता है, 1 लाख लाइव बर्थ पर मदर डेथ की संख्या। ठीक है, मतलब 1 लाख जिंदे बच्चे जन्म ले रहे हैं, उन पे जो मदर है उनकी कितनी डेथ हुई है, उनकी संख्या कहलाती है, MMR कहलाती है। और MMR क्या होता है, वो होता है PPH कारण, ब्लीडिंग कारण। ठीक है, आज समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल लेबर के बाद लैक्टेशन मतलब बच्चे को दूध पिलाना कब शुरू करना चाहिए।
नॉर्मल डिलीवरी हुई है तब कितनी देर बाद बच्चे को दूध पिला सकते हैं, शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए है डिलीवरी के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है 15 मिनट बाद, ऑप्शन सी है 30 मिनट बाद, ऑप्शन डी है 1 घंटे बाद। बताइए डिलीवरी के होने के बाद बच्चे को दूध कब पिलाना चाहिए? तुरंत या 1 मिनट बाद, 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चे को जितने जल्दी हो सके दूध पिलाना चाहिए, ठीक है ना। सही होगा डिलीवरी के तुरंत बाद, है ना। नॉर्मल डिलीवरी हुई हो तो बच्चे का सेक्शन करके उसका अपगार करके तुरंत जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। आया समझ में? लैक्टेशन मीन्स क्या होगा? बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपुट सर्चिडिनम क्या है? कैपुट सर्चिडिनम क्या होता है? ऑप्शन ए है ब्लीडिंग, ऑप्शन बी है जब बेबी का सिर है, बेबी का फेस पर स्वेलिंग होना, ऑप्शन सी है बेबी के हेड पर, सिर पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन होना, या ऑप्शन डी है वैक्यूम डिलीवरी के दौरान सिर पर स्वेलिंग होना। बताइए कैपुट सर्चिडिनम क्या होता है? कैपुट सर्चिडिनम क्या है? इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का वैक्यूम सेक्शन करते हैं, है ना, वैक्यूम द्वारा डिलीवरी करते हैं तो उसके सिर पर वैक्यूम प्रेशर लगता है, उसके कारण उसके सिर पर क्या होती है? सिर पर, हेड पर स्वेलिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं कैपुट सर्चिडिनम। यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम डिलीवरी के दौरान सिर पर स्वेलिंग होना, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर लगता है उसके सिर पर, क्या होता है सिर ऐसे, सिर है बच्चे का, यहाँ वैक्यूम प्रेशर लगेगा तो उसके हो जाता है वहाँ पे थोड़ा उठा हुआ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नॉर्मल था, वैक्यूम प्रेशर लगाया तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा उठा हुआ हो जाएगा और कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैपुट सर्चिडिनम। किसको बोलते हैं? वैक्यूम डिलीवरी के दौरान सिर पर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यह कितनी अवधि का होता है? ब्रेस्ट फीडिंग होता है, मतलब बच्चे को दूध पिलाती है तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है, ठीक है ना। उस समय क्या होता है? उस समय जो ओवुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना, उस टाइम पे क्या होता है? ओवुलेशन नहीं होता है, तो वह भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है। कितने महीने तक का होता है? ऑप्शन ए है एक महीना, ऑप्शन बी है 3 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना, ऑप्शन डी है 1 साल। बताइए ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये कितने टाइम तक काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। कौन? ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूडी को कब हटाना चाहिए? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को कब हटाना चाहिए? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को कब हटाना चाहिए? ऑप्शन ए है एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो तब, ऑप्शन बी है यूट्राइन परफोरेशन हो गया हो तब, ऑप्शन सी है प्लानिंग करना हो प्रेगनेंसी की तब, या फिर इनमें से सभी। बताइए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है? कॉपर टी, है ना, कॉपर टी को लगाते हैं, ठीक है। यूट्रस में कॉपर टी को लगाते हैं, ठीक है ना। क्या होती है? कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। तो उसमें क्या होता है? हो सकता है इंट्राड्यूस डिवाइस, तो वो कॉपर टी जो वायर है, ठीक है, वह एक्सेसिव ब्लीडिंग करा सकता है, ठीक है। यूट्राइन को परफोरेशन, यूट्रस में छेद भी कर सकता है, या फिर प्लानिंग करना हो प्रेगनेंसी की, उस समय इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को कब हटाना चाहिए? जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी हो, या यूट्राइन परफोरेशन हो गया हो, या फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना हो। तो आज के लिए ये क्वेश्चन है।
इसको पढ़िए, समझिए अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। ये हर प्रकार के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को देखिए, समझिए और, है ना, पूरा बात किया करो, पूरा घंटे देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।